दादा गड़बड़ा गए। मैं बूढ़ा, कमज़ोर, बीमार शुमार रहने वाला बंदा अब कहीं जाऊंगा मुल्क से बाहर, वो भी काम करने के लिए। खुद सोच बच्चे, मैं कितना बूढ़ा हो गया हूँ, बहरा भी हो रहा हूँ। तो वादा क्यों किया था आपने? बाबा के मारे थप्पड़ को भूल कर वो इस बात पर हिचकियों से रोने लगी कि दादा ने वादा पूरा नहीं किया। दादा बहुत देर तक चुप रहे। नौम्बरी, फिर अमरहा जैसा दुखी दिल, अब कोई झूठी तसल्ली उसे दी नहीं जा सकती थी। तुम क्यों नहीं चली जाती अमरहा? कहाँ? एक बड़ी हिचकी लेकर उसने कंधे से स्कूल बैग उतारा। दुबई, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस। मैं अमेरिका, फ्रांस? वो और धाड़े मार मार कर रोने लगी कि दादा को कैसे कैसे लतीफ़े याद आ रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। ये कोई वक्त है मजाक करने का, वो भी ऐसा भयानक। हाँ ना, मिर्ज़ा कमाल की नवासी ने एफएससी में टॉप किया है इस साल, उसे स्कॉलरशिप मिला है। 2 दिन हुए वो कनाडा चली भी गई। अमरहा तुम भी टॉप कर लो। मैं? फिर वही भयानक मजाक का अंदाज। उफ ये दादा। हाँ अमरहा बच्चे, टॉप करो और चली जाओ। मिर्ज़ा कमाल की नवासी 7 साल बाद आएगी वापस, बल्कि समझो आएगी ही नहीं। पढ़ाई ख़त्म होने के बाद उसे कनाडा में ही 3 साल सर्विस करनी होगी। हो गए ना 10 साल। 10 साल और वो भी कनाडा में। वहाँ 20-25 लाख लगा कर जाया जाता है, वो मुफ्त में चली गई। देख लो अमरहा, तालीम के कितने फ़ायदे हैं। आप खुद को मनवा लो तो दुनिया आपको हाथों हाथ लेती है। रात के आखिरी पहर, सड़क के किनारे बैठे दादा उसे अव्वल अरस्तू से कम लग नहीं रहे थे, जो सिकंदर आज़म को तारीख़ी फातहों की फतूहात बड़े सलीक़े से समझा रहा था। और फिर सिकंदर आज़म भी तो फातह रहा था, और ये उसने बहुत दिल से दादा के साथ जाकर कॉलेज में दाखिला ले लिया। दिन रात पढ़ाई, बस पढ़ाई, टॉप करना उसने खुद पर लाजिम कर लिया था, बल्कि फ़र्ज़ अव्वल मान लिया। उसे इतना यकीन था खुद पर कि खुद ही सब दोस्तों और हम जमातों को बताने लगी, मुझे तो कनाडा जाना है, पूरे 10 साल रहूंगी वहाँ। उसका अंदाज ऐसा होता जैसे किसी और दुनिया का बाशिंदा हो और कह रहा हो कि मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना है। यहाँ हादसाती तौर पर आ गया हूँ। हाँ बस कभी कभी किस्मत ऐसे ही ख़राब हो जाती है। डॉक्टर बन जाऊंगी, मज़े से ज़िंदगी गुजारूंगी, ये कहते वो ऐसी शहजादी बन जाती जो बूढ़ी मलका के मरते ही खुद मलका बन जाती हो। और बस अब उसने बूढ़ी मलका के दिन भी गिनना शुरू कर दिए हो। हाँ, मेरे फ्यूचर प्लान्स में शुरू से यही शामिल था, मुझे यूरोपियन ममालिक में ही ज़िंदगी गुजारनी थी। यूरोप को तो वो सिर्फ कनाडा तक ही जानती थी और मानती थी, और कह ऐसे रही थी जैसे 7 बड़े आज़म घूम कर एक यूरोप का इंतखाब किया हो। बस ये 2 साल हैं, जल्दी से इम्तिहान दूँ और मैं जल्दी से जाऊँ। सूरज को इतनी जल्दी धूप लाने की और चांद सितारों को रोशनी लाने की इतनी नहीं जल्दी होगी जितनी उसको यहाँ से भागने की थी। इन 2 सालों में वो बहुत खुश रही। उसने कनाडा की इतनी मालूमात इकट्ठी कर ली थी कि कैनेडियन खुद भी इतना नहीं जानते होंगे। दादा ने उसको वो सारी किताबें ला दी जिसमें कनाडा लफ्ज़ कहीं ना कहीं आता था, और पहला रिजल्ट आ गया, टॉप भी हो गया। और अफसोस किसी और का, वो A+ भी ना ले सकी। रो रो कर उसने अपना हशर बुरा कर लिया। दादा छुपे छुपे नजरें चुराते फिरते थे, जैसे पेपर उन्होंने दिए थे और सही से मेहनत नहीं की थी। चंद जगहों पर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, मगर जहाँ AA+ वालों की भरमार हो वहाँ A ग्रेडर्स को कौन पूछता है। और दादा को इन्हीं दिनों मालूम हुआ कि मुल्क में कितने लायक फाइक तलबा हैं। जहाँ जहाँ वो इसका फॉर्म जमा करवाने गए थे, वहाँ मौजूद जमे गफीर देखकर उन्हें खुशी तो होती, साथ ही अमरहा का सोचकर अफसोस भी होता। उन्हें अंदाज़ा हो गया कि स्कॉलरशिप मिलना मुश्किल है, और वही हुआ जिसका डर था। उसको स्कॉलरशिप के एडमिशन फॉर्म की बजाय मुआवज़त के 3 लेटर आए। घर वालों को कोई खबर नहीं थी कि इन दोनों के दरमियान क्या चल रहा है, और अमरहा का बुखार क्यों नहीं उतर रहा, और दादा और अमरहा की बोलचाल क्यों बंद है। इधर इसकी दोस्तों के फ़ोन आने शुरू हो गए कि कब जा रही हो कनाडा, सुनो हमसे मिलकर जाना, हिम्मत है जो तुम इतनी दूर अकेली पढ़ने जा रही हो, मैं तो सोच के ही मर जाऊँ। इसने पिछले 2 सालों में सबको इतना यकीन दिला रखा था जैसे अब ये गई पक्का कनाडा। वो ये सब तंज नहीं कर रही थी, मगर अमरहा को तंज ही लग रहे थे ना। बाबा ने इसकी मंगनी कर दी, उसने भी खुद करवा ली कि चलो कनाडा तो गए नहीं, दूसरे घर ही चलो। लेकिन दूसरे घर भी ना जा सके। 6 माह बाद ही मंगनी टूट गई। जाहिर है उन्हें भी खबर हो गई थी कि इस लड़की की पैदाइश और बाद अज पैदाइश कैसे कैसे वाक़यात इससे जुड़े हुए हैं। बाबा को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन क्या कर सकते थे। अम्मा और दादी पर नाराज़ हुए कि क्यों ऐसी बातें कर करके अमरहा को इतना मशहूर कर दिया है कि इसका रिश्ता ही ख़त्म हो गया। अम्मा और दादी भी पछताई कि पर अब बहुत देर हो चुकी थी ना।
फिर दूसरा रिश्ता हुआ। बाबा ने फौरन शादी की तारीख दे दी लड़के वालों को। नमक मीना निकाह फौरन शादी। और शादी से 15 दिन पहले जब वो अपना सुर्ख शरारा पहन के देख रही थी, उसे दूल्हे की जवान बहन के बेवा होने की खबर मिली। किस्सा ही खत्म। और इस बार उसे खानदान से वो कुछ सुनने को मिला कि उसने दादी की नींद की गोलियां खा ली। हफ्ते बाद जब वो ठीक होकर घर आई तो उसका जी चाहा कि फिर से नींद की गोलियां खा ले और मर जाए। अम्मा बाबा कोनों खुदरों में छुप कर रोते। दादी, हाय मेरी जवान बच्ची हमें छोड़कर चली गई कहकर हिचकियाँ लेती हूँ। और दादा, हमेशा के लिए घर छोड़कर चले जाए। और बाबा दादी दीवानों की तरह दादा को ढूंढते हो। और दादा रात को छुप कर उसकी कब्र पर आकर रोएं। उसे अपनी मौत के तस्वुर से ऐसी राहत मिली कि सब रोते रहेंगे जिन्होंने उसे रुलाया है, पर वो ये सब तस्वुर ही कर सकी, दोबारा मौत को गले न लगा सकी। दादा से बात करने की, इसे मनाने की कोशिश करते रहे, पर वो दादा से बात ही ना करती, जैसे उसके साथ हुए हर बुरे हादसे के जिम्मेदार दादा हैं। जवान लड़की ने खुद को खत्म करने की कोशिश की, और ये सब उन जाहिलाना बातों की वजह से जो वो बचपन से अपने लिए सुनती आ रही थी। अगर वो नींद की गोलियों से ना मरती तो जहनी दबाव से मर जाती। मेरे पास इतने पैसे नहीं अमरहा कि तुम्हें पढ़ने के लिए बाहर भेज सकूं, ना ही तुम्हारी शादी हो रही है। मैंने तुम्हारे बाबा से बात की है, वो उल्टा मुझ पे बरस पड़े कि तुम पर इतने लाखों लगाकर तुम्हें पढ़ने के लिए भेजने से अच्छा है तुम्हारे लिए जेवरात बना के रख लिए जाए, या तुम्हारे नाम के पैसे बैंक में जमा करा दिए जाए ताकि तुम्हारी शादी में काम आए। देखो, अब तो ये सोच है हम सबकी कि तालीम पे पैसा लगाना बर्बादी समझते हैं और अपनी नाक ऊंची रखने के लिए लाखों का जहेज बना देते हैं। अमरहा, मैं बेजार हुआ ऐसे लोगों से जो मुकद्दस रातों को जाग जाग कर इबादत करते हैं और सारा साल गुनाह की मुख्तलिफ हालतों में मुब्तला रहते हैं। जहालत, झूठ, हसद, बेमानी से खुद को बचाने की रत्ती बराबर भी कोशिश नहीं करते और वजू करके नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं। तुम्हारी साबिका सास जिन्होंने रिश्ता ख़त्म किया, वो मजहबी इजलास में अहादीस का हवाला देकर तकारीर किया करती थी। मैं इसलिए बहुत मुतमईन था कि तुम्हारी शादी वहाँ हो जाए, पर वो भी वही खुश रंग फल निकले जो अंदर से गला सड़ा होता है। ये है हमारी मुनाफिकत, मुआशरे के सुकून को दीमक की तरह चाट रही है ये। हम जो खुद को सीधी राह पर समझते हैं, हम उल्टी तरफ जा रहे हैं, उल्टे पैरों जा रहे हैं। अमरहा, मेरे दिल के टुकड़े, अब दोबारा मरने की कोशिश न करना। मैं कैसे इस दुख को झेलूंगा? देखो ना, कोई रास्ता निकल आएगा। दादा ने सिर्फ बलूचिस्तान का 15 रोज़ा एक और दौरा करवा दिया और जैसे तैसे मनाकर कॉलेज में दाखिला करवा दिया। पर अब उसकी ज़िंदगी थोड़ी तल्ख हो चुकी थी। उसकी 2 मंगनियाँ टूट चुकी थी। मामू ने अपने बड़े बेटे के लिए दानिया का हाथ मांग ली। अम्मा और दादी ने खुद अमरहा के लिए कहा, लेकिन मामू दानिया के लिए इसरार करते रहे। इतने डरपोक हैं सब, कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं। वो तलखी से दादा से कहती, जो खुदा से दूर होते हैं ऐसे ही खौफसदा होते हैं। मैं तो खुदा से दूर नहीं हूँ, फिर मेरे साथ ये सब क्यों? कभी कुदरत बेखबर सोने वालों के सर पर कंकर मारती है ताकि वो बेदार हो जाए और अपने मकसद हयात की तरफ लपके। मेरा कोई मकसद नहीं, बस खुश रहना चाहती हूँ। हो सकता है तुम्हारा कोई मकसद बन जाए और तुम ऐसे खुश रहो कि तुम अपने माजी के दुखों पर हंसो। हो सकता है खुदा ने तुम्हारे लिए कुछ और सोचा हो जो अच्छा ना हो बल्कि शानदार हो। मुझे इस पर शक है। मेरे लिए भी क्या होगा? कुछ भी नहीं। हाँ, बस कुछ भी नहीं। इसी दौरान ऐसा हुआ कि जिससे इसकी मंगनी टूटी थी, उसकी शादी इसकी खालाजाद मायरा से हो गई। मजीद ये कि उसकी जल्द प्रमोशन हो गई और कंपनी की तरफ से उसे एक बेहतरीन घर मिल गया। शादी का तोहफा, यूरोप का 1 माह का टूर। मायरा ने उसे एक दिन फ़ोन किया। मैंने तो अफरा से आपसे कहा है कि मुझसे शादी करके बच गए आप, अगर वरना अमरहा। छोड़ो, वैसे अच्छे खासे कंगले हो जाते और पता नहीं क्या क्या हो जाता उनके साथ। वो खामोशी से मायरा और अफरा सियाब नामा सुनती रही। आज आकर मायरा ने पूछा, कुछ तुम भी बोलो, कुछ कहो। उसने फ़ोन ही बंद कर दिया। बस इतना ही जवाब काफ़ी था। कॉलेज वो जा रही थी, दादा से कम बात करती, उनसे नाराज़ थी। दादी और अम्मा आपसे घर में कुछ नहीं कहते थे। घर में आग भड़कती, दादी के पैर में मोच आ जाती, हम्माद का मोटरसाइकिल हादसा होता या बाबा को स्टोर पर कोई नया नुकसान उठाना पड़ता। कोई कुछ ना कहता, क्योंकि ये ठेका जोरों शोर से अब दूसरों ने ले लिया था। अमरहा को ऐसा लगता कि तारीकी का गहरा जंगल है जिसमें वो भटकती फिर रही है, पर रोशनी की किरण है कि आकर नहीं दे रही। उसे लगता है कि दुनिया सब कुछ भूल जाएगी मगर उसके मुतल्लिक नहीं भूलेगी। वो दुआ करती थी काश कोई हवा चले और सबके जहनों से उसका नाम मिटा डाले। किसी को ना उसका नाम याद रहे, ना इस नाम से जुड़े शख्सियत से जुड़े वाक़यात। घर में मेहमान आते तो वो खुद लाइब्रेरी चली जाती, वहाँ भी शाम तक ही रह सकती थी।
फिर दादा उसे लिए लिए घूमते फिरते। वो उनसे बात ना करती मगर उनके साथ घूमती रहती। दादा जानते थे कि वो लोगों का सामना करने से खौफजदा रहती है, खासकर रिश्तेदारों और जानने वालों से, और ये खौफ उन्हीं लोगों ने उसके अंदर पैदा किया था। वो खानदान की तकरीबात और घर में किसी को दिखाई न देती थी, फिर भी वो उनमें बेहद मकबूल थी। वो डिस्कस किए जाने के लिए, कहकहे लगाने के लिए एक बेहतरीन मौजू थी। सांप सीढ़ी का वो खिलाड़ी है जिसे सांप बार बार सांप खा लेता है। उसकी दुम से लटकता वो सबसे निचले दर्जों में आ जाता है, बार बार। अमरहा जैसी खूबसूरत लड़की को निचले दर्जों में देखना खानदान की हासिल लड़कियों का पसंदीदा मशगला भी था। वो हासिल लड़कियां ही क्या, कौन है जो अपने लिए पहला नंबर और दूसरों के लिए आखिरी नंबर पसंद ना करता हो। लेकिन इंसान तो वही है ना जो अपनी खुद नुमाई बेशक करता फिरे, लेकिन दूसरे की खामोशी की पर्दा पोशी हर हाल में करे। और ऐसे इंसान अब इंसानों के हुजूम में कहाँ मिलते। अपने आप से तल्ख, अपने माहौल से गमगीन अमरहा मायूस और बेजार सी रहने लगी। ना मालूम ये कुदरत का तरीक़ाकार था या कुदरत की तरगीब के इस बदतर होते माहौल से निकलने के लिए उसने कोशिश तेज़ कर दी। 1.5 साल के दौरान उसने मुख्तलिफ बैरूनी कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के हज़ारों ऑनलाइन स्कॉलरशिप फॉर्म भरे। 50%, 60%, 70%। उसने किसी यूनिवर्सिटी के किसी भी तरह की स्कॉलरशिप को जाने ना दिया। दादा ने इस दौरान बाबा को मनाने की बहुत कोशिश की कि चंद लाख की बात है, लगा दे बेटी पे, पढ़ लिख कर लौटा देगी। लेकिन बाबा को ये मशवरा ही सरासर एक मजाक लगता। भला पढ़ने लिखने पे कोई लाखों लगाता है। दादा को खामोशी इख्तियार करना पड़ी। बहस फायदा देती है न दलाइल। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के तलबा की सोसाइटी अपने ज़ाती फंड से 5 स्कॉलरशिप दे रही थी, तो उसे वहाँ से भी इनकार हो गया। 2 सालों में उसने 200 बार सॉरी, यू आर अ गुड स्टूडेंट बट वी कांट हेल्प, बेस्ट ऑफ लक जैसी मेल्स पढ़ी थी। फिर उसने गिनती ही छोड़ दी। लेकिन ज़ाहिर है इनकार नाकामी की कोई हद बिलाशुबा नहीं होगी, लेकिन इनकार सुनने और नाकामी सहने की बर्दाश्त की एक हद होती है। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के इस इनकार ने इसे एक बार फिर घुटनों में सर देकर रुलाया और उसने बहुत खफा होकर, बहुत जल कर एक अख्फी मेल उन्हें ज़रूर की। मैं हूँ ही मनहूस माई, मैं जल कर मर जाऊँ तो ही अच्छा है। पहाड़ में जाओ तुम सब और तुम्हारी स्कॉलरशिप ऑफर। अगले ही दिन से एक लंबी ईमेल मौसूल हुई जिसपे अनथक कोशिश करने और कभी हार ना मानने पर एक बड़ा सा लेक्चर था। साथ ही दुनिया भर के इन कामयाब इंसानों की मिसालें थी जिन्होंने बदतरीन हालात में भी शानदार कामयाबियों की बुनियाद रखी थी। इनमें सरे फहरिस्त नाम मोहम्मद अली और चार्ली चैपलिन का था। साथ ही उसे बहुत नरम अंदाज में बताया गया था कि मैट्रिक में उसका बी ग्रेड है, एफएससी में सिर्फ ए और ग्रेजुएशन भी बहुत मुश्किल है कि वो A+ के साथ कर सके। ऐसी सूरत में जबकि उसके पास शानदार एकेडमिक रिजल्ट नहीं है, वो कैसे उसे दूसरे शानदार तालीमी काबिलियत रखने वालों के मुकाबले में स्कॉलरशिप दे दें। ये तो सरासर नाइंसाफ़ी होगी ना। नाइंसाफ़ी, हाँ, आए बड़े इंसाफ के अलंबरदार। आखिर में एक छोटी सी सतर लिखी थी जो कुछ ऐसे थी, फिर भी हम कुछ सोच रहे हैं, शायद आपके लिए कर सकें। प्लीज़ जल कर मत मरिएगा, हमें कुछ वक्त दें। और उसने वक्त दे दिया। उसे क्या एतराज़ हो सकता था। इस दौरान उसका बीए का रिजल्ट आ गया। A+ तो जैसे बोर्ड वालों ने उस पर हराम ही कर दिया था कि जितनी ही मेहनत कर ले अमरहा, उसको A+ नहीं देना। वो बहुत खपा सी रहती अपने रिजल्ट से, लेकिन क्या कर सकती थी। सिर्फ इतना कि A पर प्लस का साइन सफाई से लगाकर अपनी डिग्री उसने मैनचेस्टर मेल कर दी और उसकी ज़रा सी चालाकी काम कर गई। पूरा 1 महीना सोचने के बाद उन्होंने उसे कहा, हम आपको 70% स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं, वो भी 30% हर हाल में आपको 2 साल डिग्री के दौरान वापस करना होगा। बाकी को 50% आइंदा आने वाले 5 सालों में। अपनी रिहाइश और खाना पीना आपको खुद देखना होगा, हम सिर्फ आर्जी तौर पर ये सब मुहैया करेंगे। तो मनहूस मारी और जल मरूंगी के अल्फाज काम कर गए। अंग्रेज नुमा पाकिस्तानी दरस उठे और उसे स्कॉलरशिप दे दिया। दादा के साथ जाकर चुपके से उसने अपना पासपोर्ट बनवा लिया। कुछ दादा ने अपने, कुछ दादा के ने दोस्तों से कर्ज लिया और बाकी का 30% जमा करके उसके हाथ में दे दिया। अब वो दादा से खूब चहक चहक कर बातें करती। बरसों की कुट्टी अब खत्म हुई थी। दादा पोती में अब फिर से खूब बनने लगी। उसके अंदाज तो कुछ ऐसे थे जैसे हमेशा के लिए जा रही हो, और दादा के ऐसे जैसे वो डिग्री ले आएगी तो रोना धोना और मरना मारना सब भूल जाएगी। वो दादा के साथ छोटे बड़े होटल में खाना खाती और आसपास हर चीज़ को ऐसे देखती जैसे सबको अलविदा कह रही हो। दादा कुछ भाप गए। अमरहा पढ़ने के लिए भेज रहा हूँ, याद रखना सिर्फ पढ़ना वहाँ पे। बाकी तुम्हारे तमाम फैसलों का इख्तियार आज भी मेरे और तुम्हारे बाबा के पास है।
जी ठीक है, उसने सर हिला दिया। उसने तो सोचा था कि वहाँ पर ही रहेगी, जॉब करेगी और वहीं रहेगी। और दादा पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे। उसे लड़कों में कभी दिलचस्पी नहीं रही थी और वो लिख कर देने को तैयार थी कि कभी होगी भी नहीं। दोनों मॉल पे चलने वाली सफेद बग्गी में बैठकर, जिसके आगे घोड़े जते थे, जिनके टाप पर वो मौसीकी पैदा कर रहे थे जो मॉल रोड पर चलते घोड़े ही पैदा कर सकते हैं, कि जैसे कलाम मुगलिया से दरबार शाही में अपनी शान पर इतराते हो। उसने आज गौर किया कि ये सब कितना अच्छा है, दादा के साथ बैठना और जगमग रोशनी के शहर से गुजरना, जैसे रांझी की बांसुरी पर सर धुनना और रात ही रात क़याम में पूरी जिंदगी गुजार देने की ख्वाहिश करना, खोए वाली कुल्फी खाना और हाथ कुल्फी के नीचे रखना। खोए वाली कुल्फी जब गिरती है तो पिघल कर किनारे से पूरी की पूरी गिरती है और ये सदमा ऐसा होता है कि किसी तसल्ली से ज़ायल नहीं होता। मजीद 5-10 कुल्फी खा कर भी वही एक गिर जाने वाली कुल्फी का ख्याल आता है। बिल्कुल हंसते मुस्कुराते उन बच्चों की तरह जो घर से इसलिए नहीं निकलते कि मुबादा उनके पीछे कोई मेहमान आ जाए और इनकी ईदी मारी जाए। 3 दिन ईद जमा करने वाले ये बच्चे चौथे दिन घर से निकलते हैं और क्या खूब निकलते हैं। अमरहा 2 दिन बाद जा रही है। दादा ने ऐलान किया। कहाँ? दादी ने पूछा। वो संजी अक्सर बलूचिस्तान जाती रहती है, हो सकता है इस बार पेशावर को निकल जाए अपने दादा के साथ। मॉन्चेस्टर। वो क्या है? दादी को कोई दिलचस्पी नहीं थी दादा पोती में, बस ऐसे ही खाना खाते हुए पूछ लिया। दोनों ने अपनी तरफ से मिसाइल दागा था जो फुलझड़ी भी ना बन सका। नजर उतारनी चाहिए थी इन सब की जोग्राफियाई मालूमात की। उनको ये तक नहीं पता था कि मॉन्चेस्टर शहर का नाम है और ये बरतानिया में है। कोई रिश्ता आया है हम लोग का वहाँ से? दादी ने ये सवाल भी ऐसे ही पूछ लिया। इस अगले सवाल पर दादा खामोशी हो गए। अमरहा इतनी काबिल है कि मॉन्चेस्टर के मेयर ने खुद खत लिख कर इसे बुलाया है कि हमारी यूनिवर्सिटी में आकर पढ़ो। दादा ने तंज किया। भले से व्हाइट हाउस से खत आता कि ओबामा की असिस्टेंट बनो आकर या उन्हें उमूर हुकूमत में मशवरे दो, कोई फर्क कब पड़ने वाला था। सब आराम से खाना खाते रहे। अमरहा ने दादा को इशारा किया कि ठीक से मुतवज्जा करे ना सबको। इस ऐलान पर ऐसा रद्द अमल तो सरासर मॉन्चेस्टर की बेइज्जती होगा। अमरहा बाहर जा रही है पढ़ने, 2 दिन बाद फ्लाइट है उसकी। दादा ने जरा तेज आवाज से कहा। अब फर्क पड़ा। अम्मा बाबा दादी ने हैरत से दादा को देखा। पैसे कहाँ से आए आपके पास? बाबा ने सारे सवाल छोड़कर ये सवाल करना मुनासिब समझा। मुफ्त जा रही है, यूनिवर्सिटी ने स्कॉलरशिप दिया है। बाबा मुझे क्यों पागल बना रहे हैं? आपने अपना प्लॉट तो नहीं बेच दिया? वो मैंने अमरहा और दानिया की शादी के लिए रखा था। बाबा ने खाना खाना ही छोड़ दिया। प्लॉट को बेचने की कोशिश तो दादा ने बहुत की थी, पर वो ऐसी उजाड़ जगह पर वाक़ था कि बिक ही नहीं रहा था। प्लॉट जहाँ था अब भी वहीं है, जाकर देखा ना। कहीं नहीं आना जाना। रिश्ता देखा है इसका एक, बस शादी होगी इसकी। दादी ने अब दिलचस्पी ली। रिश्ता? अमरहा ने दादी की तरफ देखा और उठकर कमरे में आ गई और जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने लगी। साथ साथ वो खुद को थपकी देकर कहने लगी, मुझे कोई रोक नहीं सकेगा, मैं चली जाऊंगी। परेशान ना होना अमरहा, तुम चली जाओगी। दादी अम्मा बाबा में बाहर तकरार होने लगी, जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। ये कौन सा रिश्ता था जो इस बुरे वक्त में इसके लिए आ गया था? इसका अब जी चाहा, बल्कि इसने दुआ की कि जो जो कुछ उसके बारे में मशहूर है वो सब इन रिश्ते वालों तक पहुंच जाए। इसके खानदान वाले उन्हें फ़ोन कर करके बताया कि लड़की कैसी जन्म जली है, मनहूस है, काली नज़र, काली ज़ुबान वाली है, और नहीं तो कोई दादी की ज़बानी तैयार करता इसका पैदाइशी खुलासा ही उन तक पहुँचा दे कि मंगल की दो को क्या क्या हुआ था फकत इसकी एक आमद से। और मज़ीद क्या क्या हो सकता है अगर उससे दूर ना रहा गया तो। ये वो मौका था रिश्ते का। उसकी उंगलियां घिस गई थी मेल्स लिख कर, ऑनलाइन स्कॉलरशिप फॉर्म भरकर, और दादी और अम्मा उसकी शादी की तैयारियां कर रहे थे। वो खुद को थपकती रही और कहती रही कि तुम चली जाओगी, परसों तुम जा रही हो, कुछ नहीं होगा, दादा सब ठीक कर लेंगे। कहते हुए वो जल्दी जल्दी सामान भी पैक करती रही। पासपोर्ट को हिफाजत से उसने छुपा दिया कि बाबा गुस्से में आकर उसका पासपोर्ट ही ना जला दें। रात गुजरती रही, बाहर से हनूस चारों की तेज आवाज़ें आती रहीं, और पासपोर्ट को छुपाने के बाद वो कमरे के दरवाजे के साथ लगी ज़मीन पर बैठकर ऊँघने लगी, लेकिन साथ ही बड़बड़ाती रही, मैं चली जाऊंगी, मैं तो जा रही हूँ, कौन रोकेगा मुझे? दादा है ना, वो सब ठीक कर लेंगे। दादा ने दरवाज़ा खोला तो उसे दरवाजे के करीब ही ऊँघते पाया और इसकी बड़बड़ाहट को कम ज़्यादा होते सुना। तकिया लाकर उन्होंने उसके सरहाने के नीचे रखा। जिंदगी में वो पहली रात थी जब वो इतना खुश थी, और इस खुशी की इसको इतनी फिक्र थी कि बिना बिस्तर के फर्श पर सो गई। उन्हें दुख हुआ, इस माहौल ने उसे इतने दुख न दिए होते, इस घर में इसकी हैसियत ऐसी ना होती तो वो हर रात ऐसे ही सोती, रो रो कर आंखें सुर्ख करते नहीं बल्कि आंखें मूंद कर, परियों का इंतजार करते, रंगों से मुनव्वर होती नींद। दादा उसके पास ही बैठ गए और उसे देखने लगे। औलाद नामी जिस तोते में वालिदैन की जान होती है, वो तोता अमरहा थी उनके लिए।
उन्हें इतना प्यार अमरहा के वालिद से भी नहीं था, बाकी की औलादों से भी नहीं था। वो इसके लिए हर जंग लड़ने के लिए तैयार रहते और एक जंग वो उसके हक में जीत आए थे, उसके मैनचेस्टर जाने की। एक दिन अमरहा उनसे खफा होकर कहने लगी, आप भी दूसरों की तरह हो जाए ना, क्यों करते हैं मुझसे प्यार? वो इस बात का जवाब नहीं दे सके, बस सोचते ही रहे कि शायद कुदरत हमेशा इंसान पर इतनी मेहरबान ज़रूर रहती है कि अगर सारी दुनिया उस इंसान से नफरत करने लगती है तो कोई एक ज़रूर इस पर जान छिड़कता है। वो इंसान कोई भी हो सकता है, कोई चरिंद परिंद या कोई दूसरी मखलूक। बिला वजह की नफरत ज़रूर एक बिला वजह की मोहब्बत को साथ बांध लाती है। जैसे जैसे तुम दूसरों के लिए नापसंदीदा होती गई, मेरे लिए पसंदीदा तरीन होती गई। उन्होंने कहा, खुदा भी भला ये कभी भूला है कि उसके बंदे के आसपास बहुत कांटे उगाए हैं और अब उसे एक महकते हुए हमेशा तरोताज़ा रहने वाले फूल की अशद ज़रूरत है ताकि इस फूल को पाकर वो कांटों की दी हुई अजियत को फरामोश कर दे। बाबा ने उसे 10,000 रुपये दिए कि ज़रूरी ख़रीदारी कर ले। अम्मा और दादी का मिजाज अलबत्ता बहुत बरहम था। दादा के साथ जाकर ही उसने ज़रूरी ख़रीदारी की। दानिया ने उसका सामान पैक करवाया। हम्माद और अली दिल महसूस कर उसे देखते रहे। आखिर वो इतनी दूर जा रही थी। दादा मुसलसल 2 दिन से उससे अपनी आंखों की झड़ी छुपा रहे थे। ये पढ़ने जा रही है, भाग नहीं रही। माँ बाप तो खुश होते हैं, तुम दोनों उसे कर दो खुशी से। ये ना हो कि जहाज़ क्रैश हो जाए और ये लापता हो जाए। दादा ने ये छोटा सा लेक्चर दादी और अम्मा को दिया था। इसका जहाज़ क्रैश ना हो जाए या वो लापता ना हो जाए। दोनों ने अपनी बरहमी को एक तरफ रखा और इसे दुआओं में अलविदा कर दिया और वो मैनचेस्टर के लिए रवाना हो गई। वो बरतानिया के तीसरे मसरूफ तरीन एयरपोर्ट की ऊंची छत तले एड़ी के बल घूम घूम गई। मैनचेस्टर में आ गई हूँ आग लगाने, उसने मुंह पर हाथ रखकर चिल्ला कर कहा। चंद लोगों ने उसे हैरत से देखा। भले से देखे उसे कोई परवाह नहीं थी। वो घेरदार सफ़ेद शलवार और गोल दामन कमीज में मलबूस थी। उसका सफ़ेद दुपट्टा मैनचेस्टर एयरपोर्ट की सफाई कर रहा था और खासकर हर आने जाने वाले के सामान के साथ उलझ रहा था। उसने फिर से दोनों बाजू फैलाकर एड़ी के बल घूम कर कहा, मैं आ गई हूँ मैनचेस्टर, मैं अब कभी नहीं रोऊंगी और तुम मुझे कभी मत रुलाना। खुशबख्ती का अगर कोई नकारा था तो वो उस वक्त अमरहा का यही नारा था। मुसरत और शादबानी का अगर कोई इशारा था तो वो यही था, एड़ी के बल घूम जाना था। सुकून और राहत के दरिया का अगर कोई किनारा था तो वो बस अमरहा का वजूद सारा था। वो एकदम से आज़ादी के शदीद एहसास में घिर गई थी। ये एहसास बहुत खुश आइन था कि हर दुख से वो दूर हो गई है और इसे यहाँ सब अमरहा की हैसियत से जानेंगे और बस जहाँ सुबह होगी, शाम और रात, लेकिन कोई आह नहीं होगी। दुखों के इस्तारे छुप गए थे और खुशियों की अलामतें जा बजा साफ नजर आने लगी थी। बरे सगीर के हाकिम वक्त की सरजमीन पर लहराता उसका सफ़ेद दुपट्टा जहाज का बादबान बनकर उसकी कश्ती को खुले नीले पानियों में रवां करने लगा। एक अमेरिकन टीनेजर ने उसे अपने छोटे से इलेक्ट्रिक गिटार पर म्यूजिक बैंड का गाना ऑर्डिनरी लव बजा रहा था। बंगाल के शहर को अपने आंखों में समोए और अपनी शर्मीली मुस्कुराहट से उसे फूंकते बंगाली नौबयाता दुल्हन अपने महबूब शौहर के कान में सरगोशी कर रही थी। बंगाल की शर्माहट और ऑर्डिनरी लव की धुन ने उसे एक नई दुनिया में आमद पर खुशामदीद कहा। वो फिदा सी हो गई और अमेरिकन टीनेजर के पास खड़ी होकर मुस्कुरा कर उसे दाद देने लगी। उसे कोई लेने नहीं आया था। वो 3 घंटे से इंतजार कर रही थी, लेकिन इंतजार से उसे कोई मसला नहीं था। वो अगले और 3 घंटे भी इंतजार कर सकती थी। अब उसे कोई मसला नहीं था भाई। उसे अपने नाम का एक बोर्ड दूर से नजर आया। लॉन्ग क्रॉस बैग लटकाए एक चाइनीज मिक्स कोरियन लड़की भागती हुई आ रही थी।